आप सभी का हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन की क्लास में आज हम चैप्टर 4 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने कल बात की थी कि जो हमारे टीचर्स होते हैं उनकी योग्यता कैसी होनी चाहिए प्री प्राइमरी स्कूल के लिए। किस तरह का हम आप कह सकते हैं प्रोसीजर रख सकते हैं उनकी नियुक्ति के लिए कि कैसा जो है अध्यापक होना चाहिए, क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या गुण आप किसी भी प्राइमरी टीचर्स में देखते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन की थी। आज हम बात करेंगे सेवा और पूर्व प्रशिक्षण के बारे में कि पहले कि पढ़ाने से पहले जो प्रशिक्षण आप लेते हैं यानी जो ट्रेनिंग आप लेते हैं उसके बारे में। तो वर्तमान में आप ये देखेंगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है, मतलब जो एजुकेशन की कमेटी होती है या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, उनके द्वारा शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए संवैधानिक संस्थाएं, मतलब कि एजुकेशन जो है या फिर जो भी ट्रेनिंग है उसको सही प्रकार से संचालित करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि कैसी एजुकेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें उन्हें सिखाई जाए जो बच्चों के लिए उपयोगी हों। तो साइकोलॉजी के आधार पर हम बात करते हैं कि बच्चों के विकास को समझने की कोशिश करना, किस एज ग्रुप में किस प्रकार की गतिविधियां उन्हें करानी चाहिए, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, ये गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कि जहां पर कोई भी स्कूल अपनी मनमानी नहीं करेगा, अपने आधार पर स्कूल करिकुलम नहीं बनाएगा कि अपनी इच्छा से बच्चों को कुछ नहीं पढ़ा रहा। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो भी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद होता है, शिक्षक शिक्षा परिषद की जो टीचर्स की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं हम, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए कैसी व्यवस्थाएं या किस प्रकार का उनका सिलेबस या पैटर्न होना चाहिए उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, एक संवैधानिक संस्था मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन उनकी क्या होनी चाहिए, 12 क्लास 12th जो है वो पास होने चाहिए, और उसके बाद उन्होंने 2 वर्ष का पूर्व प्राथमिक शिक्षा में कोई भी डिप्लोमा जो है कर रखा हो, कि उन्हें एक एजुकेशन का डिप्लोमा उनके पास होना चाहिए जिसमें आप ट्रेनिंग की बात करते हैं कि जैसे आप एनटीटी कर रहे हैं तो ये क्या है, एक तरह की डिप्लोमा आप इसे कह सकते हैं, इसी को हम टीचर ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास मतलब न्यूनतम योग्यता की आप बात करते हैं तो कम से कम आपने क्या किया हो कि जब आप डिप्लोमा भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए कि आप 12वीं कक्षा को जो है वो पास कर चुके हों। ठीक है, इसमें भी आपके पास होता है क्राइटेरिया कि कितने प्रतिशत अंक आपके पास होने चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन 12वीं कक्षा और उसके बाद क्या होना चाहिए आपके पास 2 वर्ष का, ठीक है, आप कह सकते हैं एजुकेशन का डिप्लोमा। ठीक है, कि आपके पास क्या है, पढ़ाने के लिए आपने सीखा है कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया या सिखाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग आपने ली है। फिर राज्य सरकार मतलब हमारी जो राज्य सरकारें होती हैं उनके आधार पर, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि शिक्षा की व्यवस्था करना सबसे पहले जो कार्य होता है वो किसका होता है, हमारी राज्य सरकारों का होता है। तो जिस भी प्रकार की आप एजुकेशन अपने राज्य को दे रहे हैं, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं आप एजुकेशन में अपने राज्य के लिए कर रहे हैं, वे इस शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की क्या कराती हैं, उपलब्ध कराती है। मतलब वो भी क्या करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग को उपलब्ध कराते हैं। तो जैसे जितने भी कोर्स सेंटर होंगे वो सब क्या होते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड होते हैं, उनके द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि राज्य के द्वारा ही आपके यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान मतलब आपके यहाँ जो भी परिषद है, जो भी डिपार्टमेंट है शिक्षा का, उसके आधार पर आप कह सकते हैं जो भी प्रशिक्षण संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के कोर्स आपको कराती हैं। ठीक है, और उनको क्या करती हैं, वो प्रोत्साहित करती है। मतलब उनके लिए आप कह सकते हैं कि जैसे करिकुलम निर्धारित करना कि क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, कब परीक्षाएं होंगी, ऐसी जो व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, फिर जो बच्चे पढ़कर पास होकर आते हैं उनके लिए वैकेंसीज निकालना, ये सारी चीजें आप कह सकते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के काम होते हैं। अलग अलग स्तर पर अलग अलग डिपार्टमेंट में वो इस प्रकार की व्यवस्थाएं, तो मतलब आपकी राज्य सरकार जो है वो क्या कर रही है, इस चीज के लिए कार्य कर रही है। साथ ही में जब भी आप व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता है, तो निजी संस्थानों को भी हम क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि जब व्यवसाय के आधार पर या फिर आप कह सकते हैं जॉब के आधार पर, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे आपके पास स्कूल है, ठीक है, आपके पास कॉलेज है, प्राइमरी स्कूल है, उनमें जो टीचर्स होते हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए, या शिक्षकों के अच्छे शिक्षकों की आप बात कर सकते हैं जो वेल ट्रेन्ड हो, वेल क्वालिफाइड हो,
तो प्रशिक्षित का मतलब होता है कि जो अच्छे से ट्रेनिंग, जिनके पास अनुभव हो, ट्रेनिंग हो, अच्छे क्वालिफिकेशन हो, उनको उपलब्ध कराने के लिए हम क्या करते हैं, जो निजी संस्थान होते हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाता है कि जैसे कोई प्राइवेट स्कूल, कॉलेज या कोई एजुकेशन का ट्रस्ट है, संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, चल रहा है, उसको भी गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, मतलब अपना एक सहयोग जो है उनको देती है कि अगर उन्हें किसी प्रकार की समस्या है या किसी प्रकार की चीज में उन्हें सहायता या सहयोग चाहिए, तो सरकार इसके लिए हमेशा तैयार रहती है ताकि वो अपने राज्य में अच्छे करा सके। फिर सेवाकालीन हम बात करेंगे, सेवाकालीन प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास के बारे में। सेवाकालीन मतलब क्या होता है कि जैसे आप खुद एक शिक्षक हैं और आप क्या कर रहे हैं, अपनी सेवाएं किसी विद्यालय में दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सेवाकालीन, कि आप ऑलरेडी किस में है, जॉब में है, लेकिन उस जॉब में होते हुए भी विद्यालय, स्कूल, या फिर आप कह सकते हैं कि आवश्यकताएं, ठीक है, क्या हो सकती है, हमारी नीड हो सकती है, ठीक है, चेंज इन पैटर्न की वजह से, कि हमारी एजुकेशन में, हमारी पढ़ाने की विधियों में जो चेंज आ रहा है, या फिर रिक्वायरमेंट्स जो हमारी हैं उनको पूरा करने के लिए, आवश्यकताएं जो हैं उनको पूरा करने के लिए, उस आधार पर, या फिर आप कह सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू मेथड के आधार पर जो भी चीजें हैं उनमें अगर कोई बदलाव हो रहा है, ठीक है, कि आपकी नीड मतलब आवश्यकता है बदलाव की, तब बदलाव हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है तब बदलाव हो रहा है, रिक्वायरमेंट है मतलब जरूरी हो गया है, जैसे करिकुलम को बदलना, समाज के अनुसार बदलना, या कोई नई चीज उसमें ऐड करना, कोई नई मेथड या कोई नया तरीके को अपनाने की आप बात करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा टेक्नोलॉजी का बड़ा यूज किया जा रहा है आजकल एजुकेशन में। तो ये सारी चीजों के प्रति मतलब कोई भी बदलाव कैसा भी हो, तो अगर आप ऑलरेडी क्या है, एक अध्यापक है, और किसी भी आधार पर बदलाव हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो अध्यापक पहले से ही अध्यापक का काम कर रहे हैं उनको क्या दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, मतलब उनको ये चीजें सिखाई जाए ताकि वो अपने स्किल को और ज्यादा क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, मतलब पहले से ही उन्हें बहुत कुछ आता है, लेकिन फिर भी हमेशा एजुकेशन में हम बात करते हैं सीखते रहने की, और जितने ज्यादा व्यक्ति जो है चीजों को सीखता है वो उतना ही अपने अ, जो भी आपका, आप कह सकते हैं आपका विषय है, मतलब आपका सब्जेक्ट हो सकता है, आपका जो स्कूल है, विद्यालय है, या आपका जो पद है, ठीक है, उस पे आप क्या बनते हैं, ज्यादा अनुभवी बन जाएंगे, ठीक है, आपको क्या मिलेगी, आपको प्रमोशन इस आधार पर मिल सकती है कि आपको कितनी चीजें ज्यादा बेहतर लोगों से आती हैं, कितने ज्यादा स्किलफुल हैं आप, इस आधार पर, तो आपकी पद उन्नति भी हो, तो उस आधार पर क्या किया जाए, आपको व्यवसायिक ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाए, वो आपके विद्यालय के द्वारा, आपके राज्य के द्वारा जो है उसकी व्यवस्था की जा सकती है, ठीक है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि व्यवसायिक विकास के लिए, कि आप ऑलरेडी अगर जॉब में है फिर भी आपको हमेशा क्या करना है, अपने आप को विकसित करना है, कुछ नया सीखना है, तो उसके लिए हम किसकी बात करते हैं, सेवाकालीन प्रशिक्षण की, कि अध्यापक के पद पर रहते हुए भी आपको क्या दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, ताकि आप अपने स्किल को और अच्छा और बेहतर बना सकें। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण या फिर अन्य व्यावसायिक विकास की हम बात करते हैं, कि सेवा में रहते हुए, कार्य करते हुए आपको ट्रेनिंग दिलवाई जाए, आपकी व्यवसायिक मतलब जो जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उस व्यवसाय में आपको उन्नति मिले, आपको प्रमोशन मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि आप नई नई चीजों को सीखते रहें। तो इन अवसरों को के लिए क्या करना, रूपरेखा की ट्रेनिंग कब होगी, कैसे होगी, किस आधार पर दी जाएगी, क्या चीज, नई चीज हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, उन्हें क्या कराएंगे, उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि ये शिक्षकों को अपने क्षेत्र में ज्ञान साझा करने, तो जैसे आप ट्रेनिंग लेने जाते हैं वहां पर अलग अलग लोगों से मिलेंगे, वो भी आप ही की तरह अध्यापक होंगे, अपने विचारों को साझा करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि जिन शिक्षकों से आप मिल रहे हैं, अध्यापकों से मिल रहे हैं, उनसे अपने ज्ञान को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, तो आपकी और ज्यादा अच्छी जो समझ है वो विकसित होती है, आप कह सकते हैं, ठीक है, आपकी और ज्यादा अच्छी जो समाज में लोगों के साथ कनेक्शन है वो बहुत अच्छा होता है, मतलब समाजीकरण आप कह सकते हैं बढ़िया हो रहा है आपका, कुछ नया हमेशा सीखने का आपको अवसर मिलता है, अच्छे लोगों के विचार सुनने का आपको अवसर मिलता है, तो परस्पर मतलब आपस में भी आपके संपर्क बनते हैं, वो भी एक अच्छी बात है। आधुनिक कोई नई जानकारी जो है, जो आप सीखने गए हैं, वो जानकारी प्राप्त करने के आपको वहां पर क्या मिलते हैं, अवसर मिलते हैं। तो व्यवसायिक विकास प्रक्रिया निरंतर होती रहनी चाहिए, मतलब लगातार आप क्या है,
कोई ना कोई ऐसा स्किल सीखने का आपको अवसर मिले जो आपके व्यवसाय में आपकी जो ट्रेनिंग है उसमें क्या कर दे, आपको थोड़ा सा और अच्छा और बेहतर बना दे। जैसे कि आप कोई भी ट्रेनिंग लेने जाते हैं, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग कहाँ पे थी, किसके द्वारा दी गई थी, जिस भी संस्था के द्वारा थी, तो वहां से आपको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है जो आपको ये निर्धारित करते हैं कि आप उसने उसमें पार्टिसिपेट किया है, आप उसके योग्य थे। बहुत सारी बातें, तो ये क्या है, ये सर्टिफिकेट ये दर्शाता है कि आप कितने ज्यादा एक्टिव हैं, कितने ज्यादा अच्छे स्किल्स आपने डेवलप किए हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या है, व्यवसायिक विकास की आप अपने क्षेत्र में विकसित हो रहे हैं, नई चीजों को सीख रहे हैं, नई एजुकेशन को अपने उसमें ऐड कर रहे हैं। और इसी को हम कहते हैं कि शिक्षक क्या कर रहा है, अपने कौशल तथा ज्ञान को और ज्यादा विकास की तरफ लेकर जा रहा है, बढ़ावा कर रहा है, उसमें विस्तार कर रहा है। तो आपको नई नई चीजें सीखने का अवसर मिलता है। तो ये आपके व्यवसाय के लिए कि जब आप कभी किसी भी कारण से अगर आप अपनी जॉब छोड़कर किसी भी दूसरे विद्यालय में अप्लाई कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर ये सारी चीजें क्या करती है, वो आपके एक स्किल को दर्शाती है, आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंस को दर्शाती हैं, आपकी पार्टिसिपेशन ये दर्शाती है कि आप कितने एक्टिव हैं, कितने क्वालिफाइड हैं। ये सारी चीजें आपके लिए क्या रहती हैं, बहुत अच्छे अवसर जो है देती हैं, जो आपको व्यवसायिक स्तर पर जो क्या करता है, सहयोग करता है। फिर पहले से ही सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वर्तमान स्टाफ की योग्यता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यताओं की रूपरेखा के अंतर्गत गहन कौशल कार्यक्रम उपलब्ध कराकर भी हम क्या कर सकते हैं, उनको अवसर प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे जब प्रशिक्षण की बात आती है या फिर आप ट्रेनिंग की बात आती है, तो ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ अध्यापकों की होती है, ठीक है, ट्रेनिंग आप किसी भी स्तर पर करा सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ट्रेनिंग के लिए जो अप्रशिक्षित, मतलब अगर ऐसे अध्यापक हैं, ऐसे टीचर्स हैं आपके पास जो अभी उतने ट्रेंड नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है, या फिर नहीं उनके पास अभी उतने स्किल्स है या विकसित नहीं हुए हैं, तो उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अनट्रेन्ड टीचर्स के लिए भी क्या कर सकते हैं, आप इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने आंगनवाड़ी के बारे में सुना होगा, ये भी क्या होती है, यहाँ पर हम बच्चों को रखते हैं, ये सरकार के द्वारा खोली जाती है, ये सब बात आपको पता होगी। तो वहां पर भी क्या है, बच्चों को जैसे वैक्सीनेशन करवाना, वैक्सीनेशन हुआ, ठीक है, कि टीकाकरण कर दिया बच्चों का, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके खेलने के लिए सुविधाएं, प्लेफुल एक्टिविटीज अवेलेबल कराना। तो आपने देखा अपने आसपास की आंगनवाड़ियों में इस प्रकार की चीजें उपलब्ध होती हैं जो बच्चों के लिए, तो बहुत ज्यादा लंबे समय नहीं होता इसमें, मतलब प्लेफुल एक्टिविटीज के लिए कि बच्चा थोड़ी देर के लिए व्यस्त रहे, अलग अलग गतिविधियों में पार्टिसिपेट करे, तो उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होते हैं उनके लिए भी क्या है, ट्रेनिंग, कि किस प्रकार से चीजों को सिखाया जाए, उनको न्यूट्रिशन के बारे में सिखाया जाता है, ठीक है, कि न्यूट्रिशन कैसे बच्चों के लिए जरूरी है, क्या क्या चीजें उसमें ऐड करनी चाहिए, अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं वो भी अवेलेबल कराए जाते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपने आसपास का जो भी गांव ग्रामीण क्षेत्र है या नगर का कोई क्षेत्र है, तो उसमें वो सुविधा उपलब्ध करा सके। ये भी बच्चों के पोषण और विकास के लिए होते हैं। फिर आप कहेंगे प्रेजेंट में जो आपके पास स्टाफ है, वर्तमान स्टाफ की योग्यता को बढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि अभी आपके पास जो स्टाफ है एट प्रेजेंट में, उसकी योग्यता यानी उसकी क्वालिफिकेशन को एनहेंस करने के लिए, ठीक है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्या है, एक रूपरेखा, मतलब पहले से हम क्या कर लेते हैं कि हर एक चीज की प्लानिंग कर ली जाएगी कि कैसे कैसी ट्रेनिंग होगी। अब ट्रेनिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो ट्रेनिंग किसी भी आधार पर हो सकती है, ठीक है, ट्रेनिंग आपका विद्यालय है वो उपलब्ध करा सकता है, ठीक है, तो ट्रेनिंग जो है वो विद्यालय के द्वारा, स्कूल के द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। आपके आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में किसी भी एजुकेशन सेंटर के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हो, या गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, ट्रेनिंग उपलब्ध कराई गई हो, तो इसमें चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, हर किसी मतलब हर जितने भी अध्यापक हैं उन सभी को क्या है, इसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग का आधार जो है वो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, किसी विषय के क्षेत्र में, जैसे विज्ञान विषय में आती रहती हैं, या फिर अन्य किसी प्रकार के विषय में, या फिर साहित्य को लेकर कोई बदलाव, कोई चीज आपको देखने को मिली है लिटरेचर के आधार पर, कि इंग्लिश में लिटरेचर होते हैं उसके आधार पर कोई नई चीज आपको सीखने का या समझने का अवसर मिल रहा है, तो उन सब चीजों को प्रोत्साहन करने के लिए या फिर उनके
अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी ट्रेनिंग जो है उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग आप कह सकते हैं कि 1 दिन की भी हो सकती है, ठीक है, 2 से 3 दिन की भी हो सकती हैं, ठीक है, या फिर ये कुछ घंटों की भी हो सकती है। मतलब ये कि मान ली 4 से लेकर 5 घंटे की हैं, तो आपको वहां पर अपना समय जो है वहां इन्वेस्ट करना है। तो इस आधार पर अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की ट्रेनिंग जो है आपके यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा सकती है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये क्या होती है, एक रूपरेखा तैयार की जाती है, मतलब कि अरेंजमेंट किया जाता है कि क्या किस तरह से जो है किया जाएगा, कैसे कौशल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, किन किन को इसका लाभ लेने का अवसर मिलेगा। और फिर आपको क्या मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है जिसमें ये मेंशन होता है कि आप इस ट्रेनिंग के पार्ट रहे हैं, ठीक है, पार्टिसिपेंट का हो सकता है या किसी अन्य प्रकार की चीज का हो सकता है। तो आपको उस ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और ये सर्टिफिकेट ये दर्शाता है कि आपकी योग्यताएं क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन एनहेंस हो रही है। तो इसके लिए पूर्व अधिगम की मान्यता, ठीक है, कि ये कैसे होते हैं, हमेशा मान्यता प्राप्त होते हैं कि जो सर्टिफिकेट है वो आपकी राज्य सरकार के द्वारा या तो दिया जाएगा या फिर उस संस्था के द्वारा दिया जाएगा जिसने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है। तो इन सब की क्या होती है, मान्यता होती है। फिर श्रेय संग्रहण और बहुप्रवेश बहुनिकास विकल्पों के साथ लचीलेपन का प्रावधान होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, मतलब जोड़ते भी हैं चीजों को, ठीक है, बहुप्रवेश ज्यादा से ज्यादा प्रवेश देने की बात करते हैं, बहुत ज्यादा जो निकास है उस विकल्पों के साथ जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी हम लेकर आते हैं कि एक क्या रहेगा इसमें, थोड़ी सी कि रिजिड नहीं होता या फिर अनसर्टेन नहीं होता, कैसा ये फ्लेक्सिबल, मतलब जितनी चाहे चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार आप कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, ऐसी चीजों की व्यवस्था करते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है संपर्क कार्यक्रम के द्वारा या खुले या दूरस्थ मिश्रित तरीकों से किए जा सकते हैं। मतलब इस प्रकार की ट्रेनिंग आप कह सकते हैं कि खुले मतलब आपके आसपास के क्षेत्र में हो सकती है, आपको कहीं दूर भी ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ सकता है, जैसे किसी अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा कराई जा रही है तो हो सकता है वो अपने क्षेत्र में अपने राज्य में इसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो अलग अलग राज्यों से जो अध्यापक है वो जाते हैं। फिर मिश्रित तरीकों से भी हो सकती है कि आपके ही स्कूल में या किसी कॉलेज में किसी अन्य अन्य विद्यालय में सरकार के द्वारा इसको उपलब्ध कराया जा रहा है, तो उन्होंने अपना एक वेन्यू डिसाइड कर लिया कि हम इस स्कूल में या इस कॉलेज में करेंगे, तो वहां आपको उपस्थित होना है इसके लिए। तो इसे हम कहते हैं कि लचीलापन जो आपको क्या बनाता है, थोड़ा अनुकूल, कि इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा जो है अध्यापकों को ज्यादा समस्याएं उठाकर भी ऐसी ट्रेनिंग जो प्राप्त करनी पड़े, ठीक है, तो ऐसी हर किसी के लिए सुविधा भी हो, सभी को इसका लाभ मिले, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और इससे क्या है कि ऐसी ट्रेनिंग देने का ये होता है कि आपको आपके लिए वेतन संरचना में बदलाव लाना, कि आप एक समय के बाद अगर अभी आपने ज्वाइनिंग किया है तो कुछ वर्षों के बाद आप ये कह सकते हैं कि आपके पास अनुभव है, आपके पास क्या है, ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट हैं जो आपकी क्वालिफिकेशन को, आपकी योग्यता को और अच्छा और बेहतर बनाकर ये बताते हैं कि आप एक अच्छी पद पर नियुक्त होने के योग्य हैं। फिर सेवाकालीन शिक्षा की जब हम बात करते हैं, ठीक है, प्रशिक्षण की जब हम बात करते हैं, तो ये कार्यस्थल पर ही मतलब हो सकता है कि आपके अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, या फिर हो सकता है कि किसी बाहरी क्षेत्र में प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा, महाविद्यालय यानी कॉलेज के द्वारा कराई जा रही है, तो ट्रेनिंग कहीं भी हो सकती है। ये कार्यशालाओं मतलब जो लैब होती हैं इस प्रकार की, या फिर कोई जो एजुकेशन का सेंटर है, सम्मेलन जैसे सेमिनार के बारे में आपने सुना होगा कि सेमिनार हो रहा है किसी विषय पर, तो उसमें उनकी भागीदारी के अध्यापकों को बुलाया जाता है, ताकि जो बातें सेमिनार में बताई जा रही हैं वो उनके लिए जो है यूजफुल होंगी, नॉलेजेबल होंगी, तो इसलिए उनको आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो सम्मेलन यानी सेमिनार में किसी विषय प्रशिक्षण में, मतलब हो सकता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आधार पर, जैसे कि अगर आप मैथ विषय की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई नई बात अगर मैथ विषय में आई है, कोई नई चीज आई है, तो जितने भी अध्यापक हैं जो किससे मैथ से संबंध रखते हैं या फिर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उन सभी को इसमें बुलाया जाएगा। अगर साइंस के आधार पर, विज्ञान के आधार पर है, तो विज्ञान के अध्यापकों को इसमें एक एक भाग या पार्टिसिपेट करने का उन्हें अवसर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर सेमिनार है, सेमिनार में भी क्या होता है कि हर एक चीज का, जब भी आप ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग का हमेशा क्या रहता है, टॉपिक रहता है,
ठीक है, कि किस विषय पर आधारित है, सब्जेक्ट किस पे, उन्हीं अध्यापकों को उसमें बुलाया जाता है। जैसे अगर प्राइमरी टीचर्स के लिए हो सकती है, तो जितने भी प्राइमरी टीचर्स, जितने भी स्कूल है आपके राज्य में प्राइमरी, उन सभी के अध्यापकों को बुलाया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, सबको आमंत्रित किया जाता है। और अगर ये क्राइटेरिया है कि सिर्फ गवर्नमेंट्स को बुलाया जाएगा तो वो अलग होता है, फिर प्राइवेट्स वालों के लिए अलग होता है। तो इस पर आधार पर मतलब आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरह से आपको ये तरह सारी चीजें ट्रेनिंग की देखने को मिलती हैं। फिर पर्यवेक्षित अभ्यासों के द्वारा मतलब आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, आपको सिखाया जाता है कुछ नया, जो भी इस विषय के आधार पर आया है उसके बारे में आपको क्या जाता दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है, आपको वर्कशॉप आप कह सकते हैं वो कराई जाती है। तो सबसे पूर्ण है कि उसी स्थल पर परामर्श द्वारा दिया जाए, ठीक है, कि जिस जगह पर आप गए हैं उसी जगह पर आपको क्या दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए। फिर विश्वविद्यालयों में या फिर SCERT के द्वारा या DIE के द्वारा जैसे संस्थानों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए क्या मिलता है, प्रोत्साहन। मतलब ये आप कह सकते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा क्या की जाती है, इस प्रकार की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। तो जैसे आप जिस भी राज्य में है, नॉर्मली ज्यादातर ये होगा कि राज्य सरकार के द्वारा या फिर जो ब्लॉक एजुकेशन होता है कि जिला स्तरीय जो शिक्षा परिषद होते हैं उनके द्वारा इस प्रकार की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। और ये खुले और मतलब आपके आसपास के स्थान पर भी हो सकती है, या फिर आपसे दूर, मतलब हो सकता है आपको किसी दूसरे विद्यालय में जाना हो सकता है किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ जाए। तो इस प्रकार से मिश्रित तरीकों से क्या है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब किसी प्रकार की हो सकती है, जरूरी नहीं फिक्स है कि आपके स्कूल में ही होगी या किसी दूसरे विद्यालय में। सरकार अपने आधार पर भी क्या है वेन्यू जो है निर्धारित कर सकती है कि किस स्थान पर वो ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, या फिर वो ये भी देख सकते हैं कि हम जब इतने अध्यापकों को बुला रहे हैं तो उनके लिए उचित बैठने की या किस प्रकार की व्यवस्था जो हमें किस जगह पर मिल जाएगी, किसी विद्यालय में मिलेगी, किसी हॉल में मिलेगी, किस प्रकार से उन्हें व्यवस्थाएं रखनी है, उस आधार पर भी वो क्या कर सकते हैं, वेन्यू डिसाइड कर सकते हैं कि किस जगह पर ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर मुख्य पद अधिकारियों के नेतृत्व और विकास के अभिविन्यास कार्यक्रम, कि जो आपके मुख्य पद अधिकारी होते हैं, मतलब जो अधिकारी होते हैं जो आपसे ऊंचे पदों पर है, ठीक है, जैसे आपके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो गए, जिला शिक्षा जो ऑफिसर्स होते हैं उनके नेतृत्व और विकास पर अभिविन्यास कार्यक्रम, मतलब कुछ ऐसे कार्यक्रम जो क्या करेंगे आपके लिए चलाए जाएंगे। तो प्रबंधीय स्टाफ जैसे कि जिला शिक्षा अधिकारी आपके मतलब आपका जो प्रबंधन मतलब जो मैनेजमेंट स्टाफ होता है, जैसे कि आपके जिला शिक्षा अधिकारी, ये भी क्या है एक प्रबंधक स्टाफ है। प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक यानी आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी, जो भी बाल विकास के लिए जो भी परियोजनाएं चलाते हैं उनके अधिकारी हो सकते हैं। यानी इस प्रकार के आप कह सकते हैं जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे उसमें इनका नेतृत्व मतलब कौन सिखाएगा आपको, वो इस तरह के व्यक्ति हो सकते हैं कि कोई जिला अधिकारी हो सकता है, आपके अध्यापक या प्रधानाध्यापक या किसी और स्कूल के जो है प्रिंसिपल हो सकते हैं, बाल विकास परियोजनाओं के अधिकारी हो सकते हैं, सुपरवाइजर हो सकते हैं, और अन्य व्यवसायिक विकास में मदद, मतलब ऐसे लोग जो विकास के क्षेत्र में या फिर आप कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में विशेष पदों पर है, उनको हम क्या करते हैं इसमें नेतृत्व करने का उनको अवसर मिलता है, मतलब उनके द्वारा ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो नेतृत्व के द्वारा स्टाफ की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है, ठीक है, कि हम क्या करना चाहते हैं अपने स्टाफ की, अपने राज्य, आप कह सकते हैं कि राज्य ट्रेनिंग क्यों दे रहा है, क्योंकि राज्य चाहता है उसके यहाँ पर अच्छे अध्यापक हो, स्किलफुल अध्यापक हो, अनुभवी अध्यापक हो, तो इसलिए वो क्या कर रहा है इसका नेतृत्व करने का मतलब इस प्रकार की ट्रेनिंग देने का उसका पहला पर्पस ये है कि वो अपने राज्य में स्टाफ की गुणवत्ता को बढ़ावा देना चाहता है, कि अच्छे टीचर्स उपलब्ध कराना चाहता है जो टीम के रूप में कार्य करेगी, ठीक है, जानकारी को साझा मतलब आपस में एक दूसरे की नॉलेज को जो है शेयर करेंगे। व्यवसायिक स्टाफ के विकास में मतलब आपके व्यवसाय को या आपकी जो पद है उसको विकसित करने का अवसर दे रही है, आपको प्रेरित करने का, प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करती है। अतः आप कह सकते हैं कि ऐसे जो कार्यक्रम है उसमें शामिल सभी जितने भी पद अधिकारी होती हैं प्रारंभिक वर्षों में
प्रारंभिक वर्षों के महत्व, खेलने और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र गुणवत्ता सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के बारे में अभिविन्यस्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कि जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं तो उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले जो भी आपके एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, ठीक है, तो उनके प्रारंभिक वर्षों में मतलब आप एक टीचर्स के रूप में जब भी क्या कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आपके जो भी, जैसे मान लीजिए आप क्या है, एक फ्रेशर हैं, ठीक है, कि आपने अभी अभी स्कूल को ज्वाइन किया है अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो आपको क्या चाहिए, आपको एक अच्छा शिक्षक मिलने के लिए अनुभव चाहिए, ठीक है। आप कह सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए कि किस प्रकार से चीजों को किया जाए। मतलब जब भी आप कह सकते हैं कि इसी को हम क्या कहते हैं कि ये ट्रेनिंग है, कि आपको पहले ये सिखाया जाए कि चीजों को करना कैसे है, क्या गतिविधि हमें उसके लिए लानी है, कैसी शिक्षा होनी चाहिए, कैसे करिकुलम को हमें गतिविधियों में बदलना है, क्या नई चीजें हमारे पास आ रही हैं, क्या टेक्नोलॉजी आपके पास है, किस मेथड का इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो भी बातें हैं, जो भी गतिविधियां हैं, उनके बारे में आपको क्या कराया जाएगा, अवगत कराया जाएगा, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, कि कार्यक्रम किए जाएंगे, मतलब आपके लिए एक्टिविटीज होंगी या फिर कोई गतिविधि हो सकती है, कोई सेमिनार हो सकता है, उसको क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, जो विभिन्न पद अधिकारियों के प्रारंभिक वर्षों के महत्व की शुरुआती समय में कैसे आपको क्या है, चीजों को साथ लेकर चलना है, खेलने के आधार पर, एक्टिविटी चीजों के आधार पर, शिक्षा एजुकेशन के आधार पर उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, इन सब चीजों को सुनिश्चित करने के लिए क्या है, आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मतलब एज ए टीचर आपको क्या है, इन सभी चीजों से परिचित कराने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है, ठीक है। आपकी अपनी जो अनुभव है, जो स्किल है, उन स्किल्स को विकसित करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है, ठीक है। कोई नई चीज आपकी, जैसे मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट आया है, ठीक है, और उस इंस्ट्रूमेंट को चलाना कैसे, सिखाना कैसे, कैसे उसका यूज करना है, उसके लिए ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट जैसे ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, जैसे आपने देखा ऑनलाइन क्लासेस हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस को कैसे कंडक्ट किया जाता है, उसके लिए स्मार्ट बोर्ड है, इनको कैसे कंडक्ट चलाया जाएगा, कैसे क्या होगा, इस आधार पर, ठीक है। या फिर किसी अन्य प्रकार की जो भी चीज आ रही है उसको कैसे चलाया जाएगा। फिर सब्जेक्ट के आधार पर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जैसे विज्ञान की आप बात करते हैं तो विज्ञान में अलग अलग तरह के आपने इंस्ट्रूमेंट देखे हैं जो विज्ञान की लैब में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कोई प्रयोग या एक्सपेरिमेंट के आधार पर कोई चीज है वो करवाने के लिए, ठीक है। लिटरेचर या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा जो साहित्य है उसको विकसित करने के लिए, उसके विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे हमने एक क्लास करी थी जिसमें हमने बात की थी कि साहित्य के क्षेत्र में हमारे पास क्या है, बहुत कम टीचिंग मटेरियल आपके पास है, कि उसमें बहुत सारी चीजें आपके पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कविताएं हो सकती है साहित्य में, क्या होगा, साहित्य में ज्यादा से ज्यादा कविताएं हो सकती हैं, कविताएं हैं, कहानियां हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये तो या तो आप बोल कर पढ़ा सकते हैं या फिर वैसे ही, तो इनके लिए कोई नई चीज अगर ऐसी आ रही है जो बच्चों के लिए क्या हो, ज्यादा एंटरटेनिंग हो, ज्यादा मनोरंजन, ज्यादा अच्छी बातें सिखाने वाली हो, तो इस प्रकार की चीजों को अगर लाना है तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि प्रशिक्षण जो है या फिर ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। फिर हम बात करेंगे सहायक के बारे में, यानी असिस्टेंट टीचर के बारे में, ठीक है, कि सहायिका या असिस्टेंट जिसे आप कहते हैं वो क्या होता है। तो पूर्व प्राथमिक कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से चलाने के लिए, मतलब आपकी प्री प्राइमरी एजुकेशन को अच्छी प्रकार से चलाने के लिए हमारे पास क्या है, प्राथमिक शिक्षक को क्या चाहिए, एक सहयोगी अध्यापक की आवश्यकता होती है। मतलब एक असिस्टेंट टीचर जो है वो आपके पास होना चाहिए, जो क्या करेगा, आपको सहयोग देगा, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब प्री प्राइमरी एजुकेशन की हम बात करते हैं ना, तो प्री प्राइमरी हम हर एक लेवल के लिए नहीं, हम सिर्फ ज्यादा ध्यान देते हैं प्री प्राइमरी शिक्षा पर, जिसे आप पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। तो इस पर क्या होना चाहिए, आपके पास एक असिस्टेंट टीचर इसलिए होना जरूरी है क्योंकि जो अध्यापक है और वो अकेला ही इतनी सारी गतिविधियों को संभाल पाने में थोड़ा सा असक्षम हो सकता है, क्योंकि एक ही एज ग्रुप के, ठीक है, जगह मान लीजिए कि आपके पास एज ग्रुप है 3 से लेकर 4 वर्ष के बच्चों की एक कक्षा है, नर्सरी क्लास आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। और उसमें आप ये देखिए कि हर बच्चे को हम किसे पढ़ाना चाहते हैं, एक्टिविटी के आधार पर,
ठीक है, कि कैसे हम उनको उनके अनुभव के आधार पर सिखाना चाहते हैं, तो उस आधार पर कि हर बच्चा उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, उनके लिए जो एनवायरनमेंट बनाया जाएगा, उसके लिए जो वातावरण तैयार किया जाएगा, ठीक है, जो एक्टिविटीज उसे कराई जाएंगी, हर एक बच्चे को फोकस कैसे किया जाए, उन चीजों के लिए क्या किया जाएगा कि उनको हेल्प दी जाए। ठीक है, कि अगर कभी अध्यापक उपलब्ध नहीं है या फिर वो हॉलीडे पे है, तो उसकी अब्सेंस में बच्चों को किस प्रकार की गतिविधियां कराई जाए, ये सारी चीजों में क्या करेगा, असिस्टेंट टीचर आपको सहायता देता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसके लिए हम मान के चलते हैं कि होना चाहिए, जो प्राइमरी स्कूल से उसमें असिस्टेंट टीचर जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये असिस्टेंट टीचर आगे जाकर एक अनुभवी अध्यापक का रूप ले सकते हैं, कि अभी वो सीख रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो आप उसे असिस्टेंट टीचर रख सकते हैं, वो गतिविधियों को सीख कर एक अनुभवी अध्यापक जो है बन सकता है। फिर क्योंकि सहायिका नियमित रूप से छोटे बच्चों के साथ कार्य करती है, इसलिए उन्हें बाल विकास के मूल सिद्धांतों, छोटे बच्चों के साथ कार्य करने, बच्चों के साथ साफ सफाई, स्वच्छता को बनाए रखने, कक्षा में भोजन को परोसने का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चे होते हैं, अब लंच तो बच्चे करेंगे, लेकिन बच्चे छोटे होते हैं तो वो खुद अपना टिफिन नहीं खोल पाते हैं, तो उनके लिए भी सहायता जो है उनको चाहिए, तो उसके लिए भी असिस्टेंट टीचर क्या कर सकता है, अध्यापक की मदद कर सकता है। फिर शिक्षक को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में क्या करेगा, सहायता देगा, जैसे ज्ञान के लिए, कौशल को विकसित करने के लिए, और उसका अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व के लिए भली भांति प्रशिक्षित होना भी जरूरी है, कि असिस्टेंट टीचर भी ऐसा होना चाहिए जिसे बाल विकास के बारे में जानकारी हो, कि बच्चों का विकास कैसे होता है, उसके मूल सिद्धांत पता होने चाहिए, कि छोटे बच्चों के साथ डील कैसे किया जाता है, कैसे उनके साथ कार्य किया जाएगा, या कैसे बच्चों को ये बताया जाएगा कि हाइजीन, सफाई कितनी जरूरी है, उनको स्वच्छता के बारे में ज्ञान कराए। तो वो भी थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, कि इस चीज के प्रति जागरूक होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं इस चीज के प्रति उसने ट्रेनिंग ली हो, उसी को हम क्या रखेंगे, असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर रखेंगे। फिर सहायक को दैनिक पूर्व प्राथमिक पाठ्यचर्या को लागू करने में शिक्षक की सहायता की, हमारी जो डेली एक्टिविटीज होती हैं, डेली का जो करिकुलम होता है, ठीक है, कि स्कूल में क्या होता है कि जब भी आप किसी विद्यालय की बात करते हैं तो आपको पता है कि विद्यालय का क्या होता है, एक रूटीन होता है। ठीक है, कि आप उसे कह सकते हैं डेली की गतिविधियां, की डेली एक्टिविटीज में हम बच्चों को क्या कराएंगे, तो उसको संचालित करने में क्या करेगा, आपका असिस्टेंट टीचर अध्यापक की हेल्प करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि एक अध्यापक के साथ सहयोगी होना चाहिए। ठीक है, गतिविधियों में। और फिर आपने देखा है कि बच्चे हैं, बच्चे किसी भी चीज को लेकर, अलग अलग गतिविधियों को लेकर, हो सकता है कोई रो रहा है या कोई अन्य प्रकार की चीजों में व्यस्त है, तो उसके लिए भी वो क्या करते हैं, हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, कि सहायक गतिविधियों को बनाने में, उसकी तरह एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, हर एक बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करने में। ठीक है, कि ईच एंड एवरी चाइल्ड बिकम एक्टिव, कि हर बच्चे को हम क्या करें, सहयोग कर सकें। तो एक ही अध्यापक कहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकता है, ये आप सोच सकते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या कह सकते हैं कि एक आपके पास क्या होना चाहिए, असिस्टेंट टीचर होना चाहिए। तो इस प्रकार की गतिविधियों में वो क्या करेगा, अध्यापक को सहयोग करेगा, कि जो भी पाठ्य चर्चा है, मतलब जो करिकुलम उसने शुरू किया है उसको सहयोग करेगा। ठीक है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर आप कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, कुछ ऐसे टास्क को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, कि उसकी भी क्या होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ उत्तरदायित्व तो होंगे, जिसमें वो क्या करेगा, अध्यापक को सहयोग करेगा। तो ये सारी गतिविधियों में, ठीक है, कि क्या करेगा, अध्यापक के पास और भी कार्य होते हैं तो उनमें सहयोग कर सकता है। अलग अलग तरह की गतिविधियों में क्या है, असिस्टेंट टीचर एक रोल मॉडल का आप कह सकते हैं कि काम करता है। तो उसमें क्या है, उनको सहायता करेगा, सहयोग करेगा, और जब भी आवश्यकता हो उसे बच्चों के साथ कुछ गतिविधियां कराने के योग्य भी होना चाहिए, कि अगर अध्यापक अनुपस्थित है या कहीं व्यस्त है, तो ऐसी उसके अब्सेंस में, उसकी अनुपस्थिति में वो क्या है, बच्चों को इस प्रकार की गतिविधियां कराने के योग्य हो जो उनके लिए आवश्यक है। फिर सहायक की योग्यता इस क्षेत्र में अनुभव को ध्यान में रखकर और उनके कैरियर को उन्नयन प्रावधान भी होना चाहिए, मतलब कि हम सहयोग की जब बात कर रहे हैं असिस्टेंट टीचर की, तो उसकी भी योग्यता कैसी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, कि भाई एक बेसिक क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, और अनुभव के आधार पर जैसे वो सीख रहा है तो उसको भी कैरियर में, मतलब अपनी जो भी उसका
लक्ष्य है उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि उसको आगे बढ़ने के अवसर मिले। तो आज अगर वो असिस्टेंट टीचर, ऐसा नहीं कि हमेशा ही असिस्टेंट टीचर रहेगा वो, उसको भी अपने करियर में अपनी जॉब फील्ड में आगे बढ़ने के जो है नियमित और अब जो है अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, रेगुलर उसे भी अवसर मिले अपनी आजीविका को बढ़ाने का, आपके अपने पद को उन्नत करने का। तो हर एक तरह का उसे क्या मिलना चाहिए, एक अवसर मिलना चाहिए। फिर हम बात करेंगे पूर्व प्राथमिक विद्यालय के मुखिया के बारे में। ठीक है, कि हमारे जो प्रधान अध्यापक होते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन की हम बात करें, और उसमें जो आपके क्या होते हैं, प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, हेडमास्टर कह सकते हैं आप, या फिर हेडमिस्ट्रेस आप कह सकते हैं। तो जब भी पूर्व प्राथमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक कार्यक्रमों के लिए दिन प्रतिदिन के कार्यों को संभालना, ठीक है, कि एक अध्यापक की तो बहुत सारी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन जो प्रधान अध्यापक होते हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उनकी क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रिंसिपल इन स्कूल, वो भी प्राइमरी लेवल पर। तो प्री प्राइमरी पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम में एक प्रिंसिपल के रूप में आपकी क्या क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, कि दिन प्रतिदिन के कार्य मतलब डेली जो एक्टिविटीज हैं उनकी आप क्या करेंगे, गतिविधियों को आप कह सकते हैं मैनेज करेंगे, कि जो भी डेली एक्टिविटीज है कि विद्यालय का संचालन, ठीक है, जैसे जब शुरुआत होती है विद्यालय की, जैसे हर स्कूल में आपने देखा कि पहले प्रेयर कराई जाती है, प्रार्थना, तो हर चीज को हम क्या करते हैं, पहले से ही नियोजन आप कह सकते हैं कि इसका किया जाता है, पहले से ही प्लानिंग की जाती है स्कूल में, कि क्या क्या चीजें बच्चों के लिए जो है की जाएंगी, कि प्रार्थना होगी, ठीक है, प्रार्थना कैसी होती है, किस प्रकार की करवाएंगे वो आप पर। उसके बाद अगर बच्चों को कोई एक्सरसाइज या फिर आप कह सकते हैं पीटी आप करवाना चाहते हैं, योगा आप करवाना चाहते हैं, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, ये क्या है, दिन प्रतिदिन की मतलब रोज होने वाली गतिविधियां, कि स्कूल जो है उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, समय सारणी क्या रहेगी, किस प्रकार से क्लासेस होंगी, कौन आपकी स्कूल में जो है क्लास इंचार्ज या क्लास टीचर जो है वो किसको बनाया जाएगा, अन्य जैसे एग्जाम है या फिर अन्य जो कल्चरल एक्टिविटी है वो कौन संभालेगा, इस प्रकार के जितने भी काम होते हैं, ठीक है, कि उन सब चीजों का, कि टीचर्स के आने का जाने का जो समय है, ठीक है, हर एक चीज टाइमिंग वगैरह सब कुछ कौन करता है, जो हमारे प्रधान अध्यापक हैं उनके आधार पर वो क्या करेंगे, इसको निर्धारित करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि दिन में होने वाले जितनी भी कार्यक्रम है, कि स्कूल का समय क्या रहेगा, बच्चों के आने का विद्यालय में, टीचर्स के आने का, क्लासेस कितने बजे की होंगी, आधे घंटे की होंगी या 40 मिनट की होंगी, कितने समय की होंगी, कितनी कक्षाएं लगाई जाएंगी, किस किस तरह की गतिविधियां बच्चों को कराई जाएंगी, इन सभी चीजों का जो प्रारूप है, नियोजन है, प्लानिंग आप कह सकते हैं, वो कौन करेगा, प्रधान अध्यापक करेगा। ठीक है, फिर आप कह सकते हैं कि अभिसरण के लिए लोकेटेड आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों और अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय करना। ठीक है, कि आप जब भी आप स्कूल की बात कर रहे हैं या स्कूल में किसी प्रकार के प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं या फिर आप संचालित कर रहे हैं किसी विद्यालय को, तो उसमें जांच के लिए या फिर आपके आसपास में जो भी कोई आंगनवाड़ी केंद्र है वहां के कार्यकर्ता आ सकते हैं आपके स्कूल की जांच करने के लिए, कोई अन्य अधिकारी आ सकता है आपके स्कूल की जांच करने के लिए। तो जब भी वो आते हैं तो उनको जो है उचित अवसर आपको देना है, उनकी जो भी नीड है उनको फुलफिल करना है, कि जैसे अगर वो किसी रजिस्टर की डिमांड कर रहे हैं, कोई रजिस्टर देखना चाहते हैं या किसी प्रकार का जो भी आपके स्कूल में कोई जो भी चेकिंग है, मटेरियल है, हर एक चीज जो भी देखना चाहते हैं उसको अगर वो देखना चाहते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, उनको सहयोग करेंगे। फिर पूर्व प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना, कि जब भी विद्यालय की आप बात करते हैं पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी स्कूल में, तो विद्यालय कार्यक्रम के किस प्रकार से उनको क्या किया जाएगा, संचालित किया जाएगा, उसका पर्यवेक्षण करना, मतलब उसके लिए आप कह सकते हैं कि जांच करना, कि जैसे
विद्यालय है तो उसमें जो प्रिंसिपल है वो बहुत सारी गतिविधियों में क्या रहता है कि बहुत सारे काम उसको जो है करने होते हैं। तो उन सभी कामों में जो भी उसने दूसरों को ड्यूटी असाइन की है, ठीक है, कि किसी अध्यापक को उसने कोई काम दे दिया, किसी को कोई काम दे दिया, उनको उनकी भी जांच करना कि क्या वो अध्यापक अपने कार्यक्रम को काम को सही प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारे काम किसके होते हैं? प्रिंसिपल के होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्या करना, जैसे प्रबंधन करना, हर एक चीज की व्यवस्था करना कि स्कूल में किसी चीज की अगर कमी है या उन सब चीजों की व्यवस्था कराना कौन करेगा? प्रिंसिपल का काम होता है। आपका जो पाठ्यक्रम है, मतलब आपका जो सिलेबस है, उसकी पाठ्यक्रम की देख रेख करना कि क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, इन सब चीजों की। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं जितने भी कर्मचारी होते हैं, जितने भी स्टाफ मेंबर होते हैं, कर्मचारियों की देख रेख करना कि उनकी जो नीड है, उनकी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो, ताकि किसी का भी आप कह सकते हैं शोषण ना हो, हर एक किसी को समान अवसर मिले। फिर है माता पिता के साथ, कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ जो प्रिंसिपल है उसके कैसे सकारात्मक मतलब अच्छे संबंध स्थापित होने चाहिए। तो उसके लिए भी क्या है, उन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रिंसिपल क्या करेगा, अपने आधार पर कार्यक्रम करेगा या फिर पीटीएम ऑर्गेनाइज कराएगा। फिर आप कह सकते हैं एक सुरक्षित, मतलब बच्चों को सुरक्षित महसूस हो, अध्यापकों को सुरक्षित महसूस हो, बच्चों के लिए पोषण के लिए उपलब्ध अवसर होने चाहिए। और आप कह सकते हैं कि स्कूल का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए? प्रभावी शिक्षण जैसा वातावरण, की शिक्षा कैसी लगे आपके स्कूल में, आपके वातावरण में प्रभावी लगे, कि कोई भी आए तो उसको ये लगना चाहिए कि बहुत अच्छा विद्यालय है। इस चीज को भी सुनिश्चित कौन करेगा? आपके प्रधान अध्यापक ही जो है वो इसके लिए क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि प्रमुख कर्तव्यों में भी शिक्षक के शिक्षा के कार्यक्रम होते हैं, उनको विकसित करना, वित्त आधार पर, मतलब क्या खर्च किया जाएगा, कहाँ खर्च किया जाएगा, ये कार्य जो है, ठीक है, सुविधाओं से संबंधित कोई भी कार्य है, ठीक है, व्यावसायिक विकास का नियंत्रण या नेतृत्व करना है, संस्कृति को बढ़ावा देना है। हर एक कार्यक्रम में क्या करेगा? जो प्रधान अध्यापक प्रिंसिपल होते हैं वो क्या करते हैं? ये उनके काम होते हैं। सारे काम को वो क्या करते हैं? मैनेज करके चलेंगे। फिर आप कह सकते हैं कि जब भी आवश्यकता हो स्टाफ के साथ बैठ के आयोजित करने और बैठकों का रिकॉर्ड रखना, कि स्टाफ के साथ क्या की जाएंगी? बैठक आयोजित की जाएंगी, मतलब मीटिंग आप कह सकते हैं, ठीक है, कि प्रिंसिपल ही क्या करेगा कि जो आप कह सकते हैं मीटिंग जो है वो रखेगा। मीटिंग में क्या किस विषय पर बात की जाएगी, ठीक है, उसकी चर्चा, क्या क्या सजेशंस हैं अध्यापकों के, वो सजेशंस लेगा, ठीक है, और हर एक चीज का क्या करेगा? निरीक्षण करेगा। तो एनालिसिस करना कि जो भी बातें उसे बताई जा रही हैं वो कितनी हद तक सच है, हर एक चीज पर क्या करना? अपना एक फोकस बनाना। तो आप कह सकते हैं कि जब भी आवश्यकता है, जब जरूरत है, जैसे आपके स्कूल में कोई कार्यक्रम है तो उस कार्यक्रम में किसकी क्या ड्यूटी होगी उसके लिए मीटिंग हो सकती है, ठीक है, कि कोई भी बच्चे की समस्याएं हैं या कोई ऐसी समस्या आपके सामने आ रही है उसके लिए बैठक हो सकती है, मीटिंग हो सकती है। तो उसमें उस पर आप दूसरे अध्यापकों के सजेशंस ले सकते हैं, उनके सुझाव ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो जो उचित निर्णय है, या फिर आप कह सकते हैं जैसे एडमिशन जब शुरू होते हैं तो हमें अपना एडमिशन प्रोसेस कैसे रखना है, ठीक है, कि आपका प्रोसेस क्या होगा एडमिशन का, ठीक है, कौन जो है डाटा या फिर जो एडमिशन की जो भी जितने भी फॉर्म होते हैं उनको कलेक्ट करेगा, किसकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, इस प्रकार की जितनी भी गतिविधियां हैं उनके लिए भी हम कह सकते हैं कि क्या है? बैठक आयोजित की जाती है, मीटिंग, जिसमें हर एक चीज की डिस्कशन होती है। और उस मीटिंग का क्या रखा जाएगा? कि मीटिंग का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कि जैसे आपने कोई भी मीटिंग ली, ठीक है, तो उस मीटिंग में एक अध्यापक या फिर स्वयं जो हेड मास्टर होता है वो क्या करता है? उसका रिकॉर्ड तैयार करता है कि हमने उस मीटिंग में किस विषय पर चर्चा की, विषय क्या था, ठीक है, क्या क्या बातें उसमें की गई, क्या क्या मेन पॉइंट आप कह सकते हैं, ठीक है, उन मेन पॉइंट्स क्या किया जाएगा? नोट किया जाएगा। और फिर उसका क्या किया जाएगा? एक पूरा आप कह सकते हैं कि जैसे आप कॉपी में हर एक चीज को लिखते हैं कि कब क्या हुआ, क्या 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 सजेशंस थे, उन सुझावों पर क्या क्या कार्यक्रम होंगे या क्या प्लानिंग आपने की, उस पर जो है सहमति होती है हर किसी की। और उस सहमति मतलब कोई भी चीज लागू करनी, जैसे आप कोई नियम बनाने जा रहे हैं कि ऐसा होगा हमारे स्कूल में, तो उस नियम को बनाकर लिख कर क्या किया जाएगा? एक रिकॉर्ड रजिस्टर में उसे लिखा जाएगा, उस पर
जितने भी अध्यापक होंगे उन सभी के सिग्नेचर करवाए जाएंगे, ताकि सबकी सहमति क्या हो उस चीज पर हो, तभी वो चीज लागू की जाएगी। तो मीटिंग में क्या एजेंडा आपने तैयार किया, क्या लक्ष्य आपको प्राप्त करना था, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि ये चीज हमारी है और इसको हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है, तो उसका रिकॉर्ड जो है रखा जाएगा। ठीक है। फिर सभी शिक्षकों और अन्य स्टाफ का पर्यवेक्षण है और मार्गदर्शन, कि जितने भी आपके पास शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों टीचर्स को आप क्या करेंगे कि उनकी लगातार जांच भी, कि वो किस प्रकार से कार्यक्रम कर रहे हैं, मतलब किस प्रकार से वो पढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से अलग गतिविधियों में वो लगे हुए हैं, कितना योगदान वो आपके स्कूल में कर रहे हैं। तो हर एक चीज को नोटिस करना भी आपकी ही ड्यूटी बनती है। फिर उनको मार्गदर्शन करना कि कहीं पर आपको लग रहा है आपको कि कहीं कोई कमी है, कहीं पर कोई चीज है जिसमें सुधार किया जा सकता है, तो उसके लिए उनको गाइडेंस देना, सुझाव देना, सजेशन देना, ये भी आपके ही काम है। उनकी समस्याओं का समाधान करना, ये सारे काम जो है एक प्रिंसिपल के और हेडमास्टर के होते हैं, जिनको आपको क्या करना है, सही प्रकार से देखना है और उनको लागू करने की कोशिश करनी है। तो एक अच्छे प्रधान अध्यापक के रूप में आपके ये सभी कार्य होते हैं जिनको आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे और अगले टॉपिक को कल शुरू करेंगे, और कल ही कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है। अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, किसी को कोई समस्या है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैम स्टार्टिंग पॉइंट था ना एग्जाम का, सेवा पूर्व प्रशिक्षण, उसकी पहली 2 लाइनें बता दो। सेवा पूर्व प्रशिक्षण मतलब जो आप जॉब कर रहे हैं उससे पहले की ट्रेनिंग दे, मतलब उसमें ट्रेनिंग देने की बात होती है। मैम ये वाली लाइन है ना उसमें कि गुणवत्ता नियंत्रण के लिए संवैधानिक संस्था है, ये वाली लाइन बता दो। अरे गुणवत्ता, जैसे कि आपका राज्य है, आपके राज्य में बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन उनमें एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, समय समय पर आपके जो शिक्षा अधिकारी है वो उनकी जांच करते हैं कि किताबें कौन सी पढ़ाई जा रही हैं, जो सरकार के, हाँ ये सब चीजें। तो उनको नियंत्रण करना यही होता है कि स्कूल अपनी मनमानी नहीं करेंगे। तो उनकी जांच करने के लिए वो आते हैं, उस स्कूलों में जांच करके जाते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, क्या समय है। तो जैसे आपने देखा है समय समय पर नोटिस आते हैं कि छुट्टी वाले दिन स्कूल नहीं खोलेंगे, या फिर विंटर वेकेशन है, समर वेकेशन है, तब स्कूल एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे नहीं खोल सकते, वरना प्राइवेट स्कूल तो खोलना चाहते हैं, वो क्यों बंद करेंगे। तो ये सारी चीजें वो क्यों नहीं करते, क्योंकि सरकार की नजर उनकी जो संस्थाएं हैं उन पर बनी रहती है। उसी को हम कहते हैं नियंत्रण करना, कि कंट्रोल करना, कि हर जगह अपनी मनमानी जो नहीं चला रहे पेरेंट्स या फिर अध्यापक या फिर स्कूल के जो भी मैनेजमेंट है, वो उसी को नियंत्रण करना कहते हैं। ठीक है। हाँ जी। और किसी को प्रबंधकीय स्टाफ क्या होता है? प्रबंधीय स्टाफ ही होता है कि जो स्टाफ है उसका प्रबंध हमने किया है, मैनेजमेंट करती है या प्रिंसिपल करता है, तो प्रबंधीय स्टाफ हो जाता है वो। मैम को लोकेटेड क्या होता है? क्या दोबारा से बोलो, समझ नहीं आ रहा, किस में अंतर पूछ रहे हो? को लोकेटेड अरे को लोकेटेड ये होता है कि जैसे मान लो आप एक अध्यापक हो, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग लग जाए, और आपकी ट्रेनिंग मान लो आपके ही राज्य में आसपास के किसी स्कूल में लगी है, वो को लोकेटेड हो गया कि आसपास का क्षेत्र है। या फिर दूर के क्षेत्र में हो जाए, तो जैसे किसी दूसरे राज्य, मान लो अभी आप भिवानी में या कहीं और जॉब कर रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग पंचकुला लग गई, तो आपको पंचकुला जाना पड़ेगा, यमुनानगर, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे हरियाणा के लगभग जितने भी ऑफिस है वो पंचकुला के आसपास ही है, पंचकुला में। तो वहां भी ट्रेनिंग लग सकती है, ऐसा होता है। तो उसको हम कहते हैं दूरस्थ क्षेत्रों में। ठीक है। और ऐसा होता है। अनिवार्य क्या कह रहे हो, अनिवार्य स्टाफ? में क्या अंतर है? अनिवार्य स्टाफ ये होता है कि भाई जैसे कंपलसरी है, आपके पास अध्यापक होना ही चाहिए, ये अनिवार्य हो गया। प्रिंसिपल होना चाहिए, ये अनिवार्य हो गया। क्लर्क होंगे, ये अनिवार्य हो गया। लेकिन आप अध्यापक के लिए सहायक शिक्षक रखोगे, ये वांछनीय है।
अगर आपको लगता है कि 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों पर एक अध्यापक सफिशिएंट है तो जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कक्षा में, एक ही कक्षा में 30 बच्चे हैं, अब मान लो आप देखो 30 बच्चों के लिए आप क्या नहीं कर सकते, एक नया अध्यापक नहीं रखना चाहोगे और एक अध्यापक उसके लिए क्या है, कम है, तो आप एक असिस्टेंट टीचर रख लोगे। वो वांछनीय में आ गया कि हमें आवश्यकता थी तो हमने रख लिया, नहीं तो जरूरत भी नहीं थी। ऐसे होता है। ठीक है, तो ये जैसे, हाँ बताओ। अभी अभी विन्यास अस्त क्या होता है मैम? अभिविन्यास क्या होता है? हाँ जी, कहाँ पर है ये? पेज नंबर 46 पे। ये उदाहरण स्वरूप अंतरिम उपाय है ना, इससे ऊपर। टॉपिक बताओ क्या है ऊपर की लाइन। उदाहरण स्वरूप अंतरिम उपाय ये मुख्य पदार्थ अधिकारियों के लिए नेतृत्व ताने का मत बोलो, अधिकार। कुछ भी समझ में नहीं आता, एक जगह बोलो। बताओ कहाँ है। ये जो मुख्य पद अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास नहीं मैम, ये हेडिंग लाइन है। सहायक सहायिका में। नहीं मैम इससे पहले है वो। मैम जो स्टार्टिंग में निकाला था ना, वो ये रहा, जो नीचे वाली लाइन में ये ये पूछ रही है मैम। नीचे ये नीचे ये लिखा बिल्कुल मैम। नीचे। और थोड़ा ऊपर करो मैम इसको, और ऊपर करो थोड़ा। यहाँ पे है। नहीं इसमें नहीं मैम, जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट फर्स्ट पेज पे ओपन किया था ना, उसमें पूछ रही है मैम। स्टार्टिंग का पेज तो पहला यही है, देखो। और आगे है, और और नहीं आगे मैम, जो है आपने ऊपर अभी मैम, उसके ऊपर। वॉलपेपर में स्टार्टिंग में लगाया था उसमें, और बिल्कुल लास्ट में है वो लाइन, लेफ्ट साइड में। हाँ जी, इसमें इसी मैम, में हाँ इसी में ये रहा मैम, नीचे हाँ नीचे। इसमें मुख्य नीचे पदाधिकारियों के मैम। लिए नेतृत्व विकास। हाँ ये नीचे ये है, जो शिक्षा शास्त्र गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इसमें अभिनिवेश प्रणाली। अभिविन्यास एक कार्यक्रम। मिनट, एक हाँ मिनट। जी, ये यही नीचे। गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र। हेलो। हाँ, ये कह रहा है कि भाई हाँ जिसमें जो भी आपके जो ट्रेनिंग लगाई जाती है तो उसमें भाई गतिविधि पर आधारित भी हो सकती है, शिक्षा के आधार पर भी हो सकती है, टीचर्स की जो एजुकेशन है उसमें, या फिर आपकी जो भाई टीचिंग के पढ़ाने के जो मेथड है उसकी गुणवत्ता को सुधारने में भी क्या है, इनकी भूमिका हो सकती है। ठीक है, इसको कह रहे हैं ये। हाँ जी मैम, इसको ही बोल रहे हैं अभिनिवेश। हाँ, जिसमें कोई व्यक्ति जो होता है भाई, ये इसमें ये है कि जैसे अभिनिवेश मतलब कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको इस तरह की ट्रेनिंग देगा, उसी को हम कहते हैं कि वो हमारा गाइडेंस कर रहा है या नेतृत्व कर रहा है, तो वो अभिविन्यस्त कहलाएगा कि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो आपकी ट्रेनिंग को संचालित करेगा। तो वो खेलने के आधार पर हो सकती हम है, गतिविधि के आधार पर, कोई भी टॉपिक हो सकता है, उस आधार पर वो आपको बताएगा। ठीक है। अनुभवी अनुभवी टीचर। हाँ, अभिविन्यास का यही मतलब होता है कि कोई नई चीज है उसका परिचय आपको करा रहा है, तो मतलब जो व्यक्ति आपको बता रहा अनुभव है। वाला टीचर मैम। अब क्या? एक्सपीरियंस बोलते हैं ना। अभी एक्सपीरियंस वाले जो सर बोलते हैं, जैसे एक्सप्लेन करते हैं, उनको बोलते हैं अभिनिवेश। अरे अभिविन्यास कार्यक्रम ये होता है कि जैसे मान लो कोई नई चीज आई है शिक्षा के क्षेत्र में, अब वो नई चीज हमें बाकी अध्यापकों को सिखानी है, तो कोई एक हाँ जी व्यक्ति मैम। है जो सिखाएगा, तो वो व्यक्ति भी तो कहीं से सीख कर आया होगा ना, तो उस व्यक्ति को अभिविन्यास कहा जा रहा है कि कोई नई चीज की पहचान करा रहा है वो हमें, तो वो अभी आ रहा है, उसको कहते हैं कोई परिचय देना किसी नई चीज का। ठीक है, उसको कहा जा रहा है यहाँ पे। ये होता है कि जिसमें कोई व्यक्ति है किसी विशेष चीज के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, हाँ उसको जी बोल। मैम, वो